नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुने। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 12। तीसरी टोली मिर्जा खुर्शेद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्जा खुर्शेद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वो वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वो विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज्यादा उत्साही मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल ठोंक कर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहां किसी ने शान दिखाई और ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न अपना लेन याद रखते थे, न दूसरों का देना। शौक था शायरी का और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। वहीं दूसरी ओर मिस्टर तनखा दांव पेंच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर धूप उगा दें। अरे ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पौड़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हजार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली न दिखा सकता था। शहर के सभी रईस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी नीति पसंद न करें, पर वो स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्जा खुर्शेद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हां, वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही ना होऊंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या। मुझे अब डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, अब चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं कि एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो ये सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूं। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं, आग। अरे भाई, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो अपने जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है भाई कि अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। अरे बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लेने का अधिकार न था।
वो किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहां तो वो प्रजा को पालने वाले बादशाह और कहां आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवार मिलना चाहिए। अब भाई, ये लूट है या डेमोक्रेसी? तभी हिरनों का झुंड चढ़ता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। बम मारा! उस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वो भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जा जी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देख कर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर भी न होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वो क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगे हृदय में आनंद की तरंगे पैदा करती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहां पहुंचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े। बोले, अच्छा उठा ले। कहां चलेगा? जहां हुक्म हो मालिक। अरे नहीं, जहां तेरी इच्छा हो वहां ले जा, ये मैं तुझे देता हूं। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास ना आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा ले? अरे नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूं, तुम इसे ले जाओ। अच्छा, तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, देखूंगा कि तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं ना ले जाऊंगा सरकार। अरे आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊं? अरे उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया है कि तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, अच्छा मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जा जी ने हंस कर कहा, हाँ बस बस, तूने खूब समझा। अब उठा और ले चल घर। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में 1 दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार, निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरण अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरण को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तनखा अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। अब धूप में हिरण के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? उनके कुछ समझ में ना आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, अरे आप उधर कहां जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुरा कर कहा, अरे मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया, अब जरा इसके घर चल रहा हूं, आप भी आइए ना। तनखा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता मुझे खुद नहीं मालूम। अरे शिकार इसे क्यों दे दिया?
इसलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको ना होगी। तनखा खिसिया कर बोले, जाइए, सोचा था कि खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर राय साहब और मेहता कुछ न कुछ तो लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आप नहीं खड़ा होना चाहते हैं सो ना सही, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप किसी पर यह भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट तो 16 आने उनकी तरफ हैं ही, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कौर दब रही है। अगर आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हजार रुपए महज ये जाहिर कर देने के लिए मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं तो फिर मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नकद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखा और कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर लानत भेजता हूं। मिस्टर तनखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न आने दिया। अरे भाई, मुझ पर जितनी लानत चाहें भेजें, मगर रुपए पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूं। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं हैं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरा का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, चलिए इसे जाने दीजिए। मगर किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई ऐतराज नहीं है। अरे आपको कंपनी का एक हिस्सा भी खरीदना न पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। भाई, मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूं कि दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूं कि दौलत इंसान को कितना खुद गरज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वो बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था, और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो, उनका कोई मेल न हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखकर लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूल काय तनखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, अरे जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं यार। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, अरे वो गरीब देखो, बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, और हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते? लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया था और फिर दम लेने लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डील डॉल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वो दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो कि मैं इसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप बड़े आदमी हैं, अब बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का ही काम है। अरे भाई, मैं तुम्हारा दुगना जो हूं, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चलने लगे, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहां रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा इसका मजा भी देखें। लेकिन बोझा उतारूं कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे कि बड़ी जमा मर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली
कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, अरे जितनी दूर तुम लाए हो उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। अरे तुम क्या समझते हो, मैं यूं ही फूला हुआ हूं? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान न हो, वो चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। अरे मैं अभी से इतनी ही दूर और ले जा सकता हूं, मगर मालिक ये अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूं और आप लादे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरण को उतार कर रख दिया। वकील साहब आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका। अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नजरों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, माफ कीजिए साहब, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। अरे बहुत भारी नहीं है, सच। अजी रहने भी दीजिए। अरे आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूं, आप मेरे सामने जो तजवीज रखेंगे उसे मंजूर कर लूंगा। अरे मैं चकमा नहीं दे रहा हूं वल्ला, आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊंगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीब, कन्वे सर जो कुछ कहिएगा सब बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्त से निभती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हूं। तनखा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा जी इतनी दूर तो ले ही आए हैं, बहुत ज्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा तो 4-5 पसेरी होगा। अरे 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही? हाँ 100 कदम। अरे भाई मैं गिनता चलूंगा, देखिए निकल न जाइएगा। अरे निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूं। तनखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हैं। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तनखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया। शाबाश मेरे शेर, वाह। तनखा ने एक डग और रखा। मालूम हुआ कि गर्दन टूटी जाती है। अरे मार लिया मैदान, शाबाश, जीते रहो पट्टे। तनखा 2 डग और बढ़े। आंखें निकली पड़ती थीं। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। अरे 100 कदम की शर्त छोड़ो, 50 कदम की रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वो बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए, उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थीं। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वो शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वो शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोंकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन क्या करोगे, तकदीर के खोटे हो। तनखा ने हांफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी, 2 मन से कम ना होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, सो आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अरे आपने मुआयदा कब पूरा किया? अरे मगर कोशिश तो जान तोड़कर की। इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया और भागा चला जा रहा था। वो दिखा देना चाहता था कि अगर तुम लोगों ने कांख कूक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो ये ना समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूंगा। हाँ, अब कागज तुम चाहे जितना काला करो
और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। आगे चलने पर एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू, किसने मारा, कहां से मारा, कैसे मारा, गोली लगी, कहां लगी, इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों ना लगी। लकड़हारा हूं हां करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतार कर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़कर ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा कैसे, तुम्हारा नहीं है, हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध किया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे कि भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की मां बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। दो नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वो इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए, और गए बिना काम नहीं चलता। अब पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े और जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी ही देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था कि मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रख लेता था तो कोई उनकी राइफल कंधों पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था। कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपने कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहां से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुंचाने आए। कई तो बेचारे रोते भी थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। जरूर ये कोई राजा है, नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन तो बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात न हुई और दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मुंह लिए लौटे जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता के साथ कहा, मुझे तो भाई आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमंसी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। और वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा जी ने उनके साथ बेवफाई की। बस अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वो प्रसन्नता अलौकिक थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।